21 तारीख है आज, ठीक है। 21 दिसंबर की बात है, पहला न्यूज है। अच्छा, ये जो न्यूज देखेंगे ना, ये थोड़ा सा डिटेल में देखा जाएगा। हो सके तो हम चैप्टर नहीं, पेपर के अकॉर्डिंग डिस्कस भी कर लिया करेंगे, ठीक है। आज की एक न्यूज है, श्रीलंका में चीनी जासूसी जहाजों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक है। ये अगर देखा जाए तो करंट अफेयर का ही प्रश्न है, और ये जीएस के सेकंड पेपर का प्रश्न है, ठीक है। मेंस में जीएस सेकंड पेपर के प्रश्न में आ जाएगा, सेकंड पेपर में पूछा जा सकता है। 20 दिसंबर की बात थी, श्रीलंका ने क्या किया, अपनी समुद्री सीमा में अनुसंधान करने के लिए विदेशी जहाजों को अनुमति देने पर 1 साल के लिए रोक लगाने का फैसला कर लिया है। सिर्फ चीनी जहाजों को ही नहीं, पूरे विदेशी जहाजों पर रोक लगाने का फैसला किया है श्रीलंका सरकार ने, ठीक है। ध्यान रखना। इसके मुख्य बिंदु अगर देखे जाएं तो श्रीलंका के विदेश मंत्री हैं, नाम लिख सकते हैं, श्रीलंका के विदेश मंत्री हैं अली सबरी नाम है उनका। इन्होंने ही बोला है, श्रीलंकाई समुद्री सीमा में चीनी निगरानी जहाज को अनुमति देने के लिए बार बार की जा रही अपील के बीच में इन्होंने ये घोषणा की है, ठीक है। चीन जनवरी 2024 में श्रीलंकाई समुद्री सीमा में एक और अनुसंधान जहाज के रुकने की अनुमति मांग रहा था। तो चीन का ये वाला थोड़ा सा ये 2024 का, इसको कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें एक चीज और याद रखना है, श्रीलंका ने देश में आने वाले विदेशी सैन्य जहाजों और विमानों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया विकसित कर रखी है। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि मानक संचालन प्रक्रिया के बारे में सही कथन बताना है, तो स्टेटमेंट के रूप में श्रीलंका ने इसको विकसित कर रखा है। दूसरा, इसके विकसित करने के पीछे प्रमुख कारण ये है कि ये देश में आने वाले विदेशी सैन्य जहाजों और विमानों के लिए है, ठीक है। ये 2 प्रकार से स्टेटमेंट हमको याद रखने होंगे। एसओपी में क्या है, इसके तहत जो दिशा निर्देश जारी होते हैं वो उन सभी देशों को भेजे गए जिन्होंने पिछले 10 साल के दौरान श्रीलंकाई जल क्षेत्र में अपने जहाज तैनात किए थे। तो एक स्टेटमेंट ये भी बन सकता है, एसओपी उन सभी देशों के लिए जारी किया गया है जिन्होंने पिछले 10 सालों से श्रीलंका के जलीय क्षेत्र में अपने जहाज तैनात कर रखे हैं, ठीक है भाई, ध्यान रखना इसका। इसमें भारत ने भी आपत्ति जताई है। भारत की आपत्ति क्या है, भारत की आपत्ति इसलिए होगी क्योंकि भारत का पड़ोसी देश है श्रीलंका, और चीन हमेशा से अनुसंधान पोत यहाँ पे भेजता रहता है, ठीक है। उस बात के लिए भारत को थोड़ी सी आपत्ति लगी होगी। अगस्त 2023 में ही चीन ने एक जंगी जहाज भेजा था। जंगी जहाज का नाम लिख लो, चीनी जंगी जहाज है HAI, H फॉर हरियाणा, A फॉर अमेरिका, I फॉर इंडिया, HAI यांग 24 H फॉर हरियाणा, फिर से लिखो, A फॉर अमेरिका, O फॉर ऑपरेशन, HAO, ठीक है। ये 2 दिन की यात्रा पर आया हुआ था। तो नाम क्या है, HAI, सर I फॉर इंडिया। अरे HAI लिखना है, यांग 24 HAO। वो तो इसलिए बता रहे हैं ना, I फॉर इंडिया, H फॉर हरियाणा, कि आपको क्लियर रहे, नहीं तो पता चले उल्ट पटांग लिख लिए, है ना, H की जगह S लिख लिए, तब इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। एक चीज और याद रखना,
ये तो अगस्त 2023 में आया था। दूसरा जो आया अक्टूबर 2023 में, उसका नाम था शी यान 6। शी यान 6 चीन का ही है। ये भी सर्वेक्षण और अनुसंधान जहाज है। ठीक है, अक्टूबर 2023 में आया था। यही नहीं, सी यान 6 ने, ब्रैकेट में लिख लेना, सी यान 6 जहां लिखा होगा आपने उसी के सामने ब्रैकेट में लिख लेना, इसने हिंद महासागर में नेशनल एक्वेटिक रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट एजेंसी के साथ अनुसंधान कार्य भी किया। गेट, ठीक है, अनुसंधान कार्य किया। एक बार रिपीट कर दीजिएगा फिर से। ठीक है, यस सर। नेशनल एक्वेटिक रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, अगस्त 2023 में ही, ऐसे नॉर्मल सा समझिएगा, चीनी बैलिस्टिक मिसाइल और सैटेलाइट निगरानी जहाज, चीनी बैलिस्टिक मिसाइल और सैटेलाइट निगरानी जहाज, डैश करके लिख लो इसका नाम, युवान यांग 5। युवान यांग 5, डैश करके फिर लिख लेना हम्बन टोटा। हम्बन टोटा मतलब श्रीलंका की बात है। अभी हम श्रीलंका के बारे में ही पढ़ रहे हैं। ये 3 प्रकार की जहाज़ों के बारे में बताए हैं। हो सकता है आयोग ही है, कहीं थोड़ा सा इधर उधर कुछ देख ले तो भाई बोल दे, चलो भैया बताओ ये क्या है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, जैसा कई बार प्रश्न पूछा भी गया इस तरीके से। ठीक है, तो ये इसका इसमें जो प्रश्न बनेगा, देखिए एक प्रश्न तो ऐसे बन सकता है, कथनों पर विचार करके सही उत्तर का चयन करना है। ध्यान से सुन लेना। स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट, HAI यांग 24 HAO उत्तर कोरिया का बैलिस्टिक मिसाइल है, पहला स्टेटमेंट। जो लिखा है आपने उसमें देखते रहिए। दूसरा स्टेटमेंट, युवान यांग 5 चीन का नवीनतम रॉकेट लॉन्चर है, दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट, शी यान 6 चीन द्वारा चंद्रमा पर भेजा गया यान है। अब बताओ इनमें से कौन कौन सा सही होगा? केवल पहला सही हो जाएगा, केवल दूसरा सही होगा, केवल तीसरा सही होगा? नहीं, केवल तीसरा तो बोल ही नहीं सकते। देखो, पहला दूसरा तीसरा सही, पहला दूसरा सही, दूसरा तीसरा सही, या फिर सभी गलत हैं? सभी सही है। सभी गलत है। सभी गलत हैं सपना। यस सर, उत्तर कोरिया का ये नहीं है, चिंगयांग। बेटा स्टेटमेंट जो है ना उनको ध्यान से पढ़ो, ठीक है? सर हम, ओके? हाँ, क्या हुआ? डांट नहीं रहे हैं बच्चे, अब हम समझा रहे हैं, ये थोड़ा सा हमको अभी से ध्यान रखना है। हाँ श्रेया बोलो। सर जो HAI यांग 24 HAO है तो वो तो चीनी का जंगी जहाज है ना? हाँ, तो इसमें उत्तर कोरिया दिया है ना। यस सर, वो गलत हुआ ना वो स्टेटमेंट। हाँ, तो बता तो रहे थे सभी गलत हैं, तुम्हारा आपका वाला सर सही मैंने रहा। सभी गलत बोला था। हाँ, तो आप ही का स्टेटमेंट सही रहा।
सपना का स्टेटमेंट गलत था, सपना गलत बताई थी। ठीक है, थोड़ा सा इसे हमको याद रखना है इस पे। मेंस के लिए आप प्रश्न लिख सकते हैं अगर चाहें तो। लिखेंगे मेंस के लिए? यस सर। चीन की जहाजों की उच्च प्रौद्योगिकी वाली निगरानी प्रणाली, चीन के जहाजों की उच्च प्रौद्योगिकी वाली निगरानी प्रणाली श्रीलंका जाने के रास्ते में, श्रीलंका जाने के रास्ते में भारतीय रक्षा प्रतिष्ठानों की जासूसी करने की चेष्टा कर सकता है। भारत के इस चिंता की समीक्षा करें। ठीक है, सर रिपीट कर दीजिए ना। सर लास्ट वाला लाइन रिपीट कर दीजिए सर। भारत की इस चिंता की समीक्षा कीजिए। सर जो भारत श्रीलंका कहाँ से रिपीट कर दिया ना, श्रीलंका जाने के रास्ते में। श्रीलंका जाने के रास्ते में भारतीय रक्षा प्रतिष्ठानों की जासूसी करने की चेष्टा कर सकते हैं। ठीक है, भारत के इस चिंता की समीक्षा करें। ओके, ठीक भैया, चलिए एक आगे है। एक है नमो ऐप के बारे में। नमो ऐप, नमो ऐप लिख लीजिएगा। यह प्रधानमंत्री का एक ऑफिशियल ऐप है, प्रधानमंत्री का ऑफिशियल ऐप है, जिस पर प्रधानमंत्री ने जनमन सर्वे की शुरुआत की। जनमन सर्वे की शुरुआत की। इसके माध्यम से सरकार, इसके माध्यम में से सरकार सांसदों के बारे में जनता से राय लेगी। ठीक है, हो गया। इस ऐप में स्थानीय सांसद से जुड़ने का विकल्प मौजूद है। सर हाँ, जनता से राय लेगी, इसके बाद क्या बोले? बस जनता से राय लेगी। जनता से राय लेगी, उसके बाद क्या बोले थे? क्या नाम, श्रेया? इस ऐप में स्थानीय शासन से जुड़ने का विकल्प मौजूद है। स्थानीय सांसद से, स्थानीय सांसद। सर हम्म, सर इसके माध्यम में सरकार एक मिनट, थोड़ा सा छूट गई। एक मिनट बेटा। सरकार सांसदों के बारे में जनता से राय लेगी। ओह, हो गया? चलिए, ठीक है। एक है, इसे नमो ऐप के बारे में हो गया ना सपना आपका? यस सर। ओके, एक है बिल्लारिका ज्वालामुखी।
विल्लारिका ज्वालामुखी के बारे में लिख लेना। विल्लारिका ज्वालामुखी उद्गार के बाद ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। अब जहां पर आपने ऑरेंज अलर्ट लिखा हुआ है ना, अंडरलाइन करो ऑरेंज अलर्ट को, उसके बारे में लिख लो। ये तब जारी किया जाता है, ये तब जारी किया जाता है जब बेहद खराब स्थिति की आशंका हो, जिससे जिससे परिवहन, रेल, सड़क और हवाई मार्ग में व्यवधान हो सके। ठीक है, सर हवाई मार्ग में व्यवधान हो सके या किसी प्रकार की बाधा हो सके। ठीक है, एक चीज यहां पे और याद रखना, हो सकता ऑरेंज अलर्ट की जगह ऑरेंज रंग दे दिया जाए, तो ऑरेंज रंग क्या होता है, वो तैयार रहने का संकेत देता है। ठीक है, हालांकि ऑरेंज अलर्ट, ऑरेंज रंग दोनों ये सेम ही हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, तैयार रहने का सर संकेत देता है। हाँ सर मतलब आप बोल रहे हैं ये तब जारी किया जाता है जब बेहद खराब स्थिति हो। हाँ, बेहद खराब स्थिति हो, बेहद खराब मौसम हो, कुछ भी बोल सकते हैं। जिससे खराब परिवहन रेल हाँ, जी परिवहन, जिससे परिवहन रेल, सड़क एवं हवाई मार्ग में व्यवधान या बाधा हो सकती। बिल्कुल। अच्छा, इसी में एक पॉइंट दे दीजिए, रेड अलर्ट। रेड अलर्ट के बारे में भी वो भी लिख लेंगे इसी लगे हाथ, वो भी पता होना चाहिए हमको। रेड अलर्ट क्या होता है, मौसम के बहुत खराब होने की आशंका पर, बहुत ज्यादा खराब होने की आशंका पर जारी किया जाता है। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, मौसम की खतरनाक स्थिति का संकेतक। यह लोगों को सचेत रहने के लिए जारी किया जाता है। ठीक है, अब लिख लो ग्रीन अलर्ट। ग्रीन अलर्ट क्या होता है ये भी लिख लो। देखो ये सब जारी किए जाते हैं, ठीक है, ग्रीन, येलो, रेड, है ना, ये सब जारी किया जाता है। तो ग्रीन अलर्ट के बारे में भी लिख लो आप। ये कोई सलाह नहीं होती, लिख लो, ये कोई सलाह नहीं होती, बल्कि सॉरी, ये कोई सलाह नहीं होती, मतलब कोई मौसम संबंधी घटना हो सकती है, कोई मौसम संबंधी घटना हो सकती है, लेकिन लेकिन किसी प्रकार के सलाह जारी करने की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब ये नहीं बताया जाएगा कोई मौसम घटने वाला है तो सब लोग अलर्ट हो जाओ, ऐसा नहीं कुछ है। वो सिंपल सा एक संकेत के रूप में सामने आ जाएगा, लोग अपने आप समझ जाएंगे। ठीक है, हो गया। तो किसी तरह का सलाह जारी करने की आवश्यकता नहीं होती है।
इसी में एक लिख लो येलो येलो अलर्ट। येलो अलर्ट क्या होता है? येलो अलर्ट लिख लेना। यह खराब मौसम की स्थिति को दर्शाता है। यह खराब मौसम की स्थिति को दर्शाता है। यह खराब मौसम की स्थिति को दर्शाता है, अर्थात यह सावधान रहने की सलाह देता है। सावधान रहने की सलाह देता है। ठीक है, हो गया। यस सर। वेरी गुड। अब एक चीज और याद रखना, ये सारे के सारे अलर्ट किसके द्वारा जारी किए जाएंगे? तो मौसम विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे, है ना? जी सर। ठीक है, चलो अब लिखिए। तो ये ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, कौन सी ज्वालामुखी थी वो? विलारिका। अब इसके बारे में लिख लो, क्योंकि विलारिका ज्वालामुखी लिख रहे थे हम लोग। लिखिएगा, यह चिली के प्यूकोन, पा से पतंग, या से यज्ञ, क से कबूतर, ना से नलका, प्यूकोन में एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। जो कि 9000 फीट की ऊंचाई पर स्थित, 9000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी है। इसे शैतान का घर कहा जाता है। इस ज्वालामुखी को ना शैतान का घर कहा जाता है। डेविल्स होम, शैतान का घर क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? डेविल्स होम ना? ठीक है, ठीक है भाई, शैतान का घर कहा जाता है। चलिए तिरुवल्लुवर के बारे में लिखिएगा। तो तिरुवल्लुवर, तिरुकुरल जैसे तमिल ग्रंथ की रचना की थी इन्होंने, व्याकरण ग्रंथ की रचना की है। नाम आपने सुना होगा इनका। संगम साहित्य जब पढ़ते हैं तो इनका नाम मोटे मोटे अक्षर में याद किया जाता है ना? तमिल व्याकरण ग्रंथ की रचना। हाँ, तो लिखिएगा, फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा स्थापित की गई है। एक मिनट रुक जाइएगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस के सेर्गी शहर में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा स्थापित की गई है। इन्हें दक्षिण भारत का संत कबीर कहा जाता है। इन्होंने संगम साहित्य में तिरुकुरल और कुराल की रचना की थी। तिरुकुरल और कुराल की रचना की थी। अब देखिए, तिरुकुरल जो है ना, उसके 3 भाग हैं। तिरुकुरल जहां आपने लिखा है ना, उसको अंडरलाइन करके नीचे एक एरो लगा के 3 भाग लिख सकते हैं।
अंडरलाइन, तिरुकुरल के नीचे अंडरलाइन लिखो, एरो लगा के 3 भाग, धर्म, अर्थ और काम। ओके, प्रश्न का तरीका कुछ भी हो सकता भैया, पूछा जा सकता आपसे, ठीक है ना। सर धर्म, अर्थ और काम। काम, हाँ, धर्म, अर्थ और काम। ये विन वैक्स क्या है, कुछ पता है आप लोगों को? विन वैक्स 2023 लिख लो तो, ये पुराना है फिलहाल, लेकिन लिख लो अभी, विन वैक्स 2023। सर एक बार फिर से बोल दीजिए। विन वैक्स, वा से वट, विन ना से नलका, वा से वट, फिर वैक्स, क से कबूतर, सा से सपेरा, या फिर वी से वियतनाम, आई फॉर इंडिया, एन फॉर नागालैंड, वी फॉर वियतनाम फिर से, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया और एक्स फॉर एक्समेस्ट्री। विन वैक्स 2023, ये क्या है भैया? भारत और वियतनाम के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास। हाँ लिखिएगा, भारत और वियतनाम की सेनाओं के बीच 11 से 21 दिसंबर के बीच वियतनाम के हनोई में आयोजित हुआ संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ठीक है, हो गया भैया? जी सर। फिर से बोल दें। 11, ठीक है, 11 से 21 दिसंबर के बीच हनोई, हनोई जो है ना वियतनाम की राजधानी है, याद रखना, हनोई में आयोजित हुआ संयुक्त सैन्य अभ्यास है। किसके किसके बीच? भारत और वियतनाम के बीच में। ठीक है, हो गया। लिखिएगा, यह चौथा संस्करण है। चौथा संस्करण है। इसका पहला संस्करण मध्य प्रदेश के जबलपुर में आयोजित किया गया था। देखिए, बीपीएससी अगर यूपीएससी के पैटर्न पे जा रहा है तो उसे ये भी पता रहेगा कि सब ने 2023 वाला संस्करण याद कर रखा है। आपको फंसाने की ही कोशिश करेगा। हो सकता है यही वाला संस्करण 2023 वाला ही पूछे, लेकिन हमने चौथा पढ़ रखा है कि चौथा संस्करण है और वो वियतनाम के हनोई में हुआ है। 11 से 21 दिसंबर के बीच हुआ है, तो वो ऐसा हो सकता है बोल दे कि भैया 12 से 22 दिसंबर के बीच में हुआ था। 10 दिन हम गिने हैं, 10 दिन में चला था ये, तो 10 दिन हम ऐसे 12 से 22 तक गिन सकते हैं ना। फंसाने का तरीका है। हो सकता है वो चौथा संस्करण नहीं पहला संस्करण पूछ ले स्टेटमेंट में, इसके पहले संस्करण का आयोजन मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ, या फिर मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ, या फिर मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ, ग्वालियर में हुआ, कहीं भी हुआ। नॉर्मली क्या है, भारत में जितने भी सैन्य अभ्यास हुए हैं वो या तो पहाड़ी इलाका में हुए हैं या फिर रेगिस्तानी क्षेत्र में हुए हैं। दो ही जगह पे हुए, या फिर मालाबार वाला क्षेत्र में हुआ है ना। तो हम गेस मारेंगे, मान लीजिए उसने बोल दिया मालाबार तट पर पहला संस्करण आयोजित किया गया था, तो हम भी सोच लेंगे मालाबार तो सही हो सकता है। अक्सर मालाबार पे होता ही है, क्योंकि समुद्री मामला है, तो समुद्र से आया होगा, अपना वहीं कर लिया होगा, तो हम सही भी कर सकते हैं। लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि पहला संस्करण मध्य प्रदेश के जबलपुर में आयोजित किया गया था। ठीक है, लिखिएगा इसमें। हाँ सर, इसका पहला, दूसरा और तीसरा भी है क्या?
हुआ तो है ही है, तभी तो चौथा संस्करण हो रहा है। तो उसका भी अगर डिटेल्स हो तो बता दीजिए ना सर। नहीं यार, दूसरे का डिटेल हमको देखना पड़ेगा। ठीक है सर। 1 मिनट रुको ना, कोई दिक्कत नहीं है। विनवैक्स दूसरा संस्करण 2022 में हुआ था, ठीक है। और ये हुआ ठीक है था सर। चंडी मंदिर। ओके, ये चंडी मंदिर में हुआ था। चंडी मंदिर यहाँ भारत है। में ही है। मेरे ख्याल से ये अपने पहाड़ी क्षेत्र में पड़ता है। ओके सर। 1 मिनट रुक जाओ, पीआईबी की रिपोर्ट है, बता देते हैं। हाँ, चंडी मंदिर में आपदा राहत में मल्टी एजेंसी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट के प्रभावशाली प्रदर्शन मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत पहल को प्रदर्शित करने वाले साजो सामान के प्रदर्शन के साथ आयोजित हुआ था, और ये चंडी मंदिर पे हुआ था। ठीक है ना। फिलहाल इतना नहीं पूछेगा कोई, पहला पूछेगा या फिर रिसेंट के पूछेंगे। ओके, ठीक है। इसके दूसरे संस्करण में ही मैन इन ब्लू जैसे किसी एक अभ्यास का सत्यापन किया गया था, सबसे लास्ट में जाके मैन इन ब्लू का। ठीक है, ये थोड़ा सा हो सकता है इंपॉर्टेंट हो जाए आपके लिए। अच्छा लिखिएगा, चौथे संस्करण की बात हो रही है, तो इसमें 39 बंगाल इंजीनियर ग्रुप के मतलब 39 लोग बंगाल इंजीनियर ग्रुप के इंजीनियर रेजिमेंट से शामिल हुए थे, इंजीनियर रेजिमेंट से, और 6 आर्मी मेडिकल कोर से शामिल हुए थे। ठीक है, ठीक है, हो गया। जी सर। ठीक है, इसमें बाकी तो कुछ नहीं, ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए छोड़िए, हो गया, इतना बहुत है। और इसमें क्या देख लिया जाए, एक लिखिएगा ल्यूसिस्टिक मगरमच्छ। आर्ट एंड वो एनवायरनमेंट का मामला है। ल्यूसिस्टिक, ल्यूसिस्टिक लिख लोगे ना, मगरमच्छ। ये क्या है भाई, लिखिएगा तो। फ्लोरिडा के गेटोरलैंड, फ्लोरिडा के गेटोरलैंड ऑरलैंडो में अति दुर्लभ मगरमच्छ की प्रजाति ने जन्म लिया। मगरमच्छ की अति दुर्लभ प्रजाति ने जन्म लिया। आपको पता होना चाहिए, इनको उस सूची में डाला गया है जिस सूची में शेर को डाला गया है, बाघ को डाला गया है, अनुसूची 1 में रखा गया है इनको। भारत में इनकी स्थिति ये है, मतलब मगरमच्छ मारा नहीं जा सकता, याद रखना। ठीक है ना। और मगरमच्छ भारत में सब जगह नहीं पाए जाते, आपको चंबल नदी में पाए जाएंगे। चंबल नदी में आप देख सकते हैं, मोरेना में इसका संरक्षण केंद्र बनाया गया है। चंबल नदी क्योंकि कोटा से निकल के मोरेना होते हुए यूपी में प्रवेश लेती है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये याद रखना है, लिखिएगा। यह मगरमच्छ दुनिया के
सिर्फ 8 सिर्फ 8 ल्यूसिस्टिक सफेद मगरमच्छ में से एक है। जो कि जेयान और एस्ले नर मादा है दोनों, याद रखना, की संतान है। ठीक है, इनका वजन लिखना चाहे तो वजन लिख के डैश करके 96 ग्राम, लंबाई है 49 सेंटीमीटर। ठीक है भैया, चलो। वजन कितना है सर? वजन है 96 ग्राम और लंबाई है 49 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो एक और लिखिएगा। न्यू पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, न्यू भाऊर डेडिकेटेड फ्रेड कॉरिडोर परियोजना। सर रिपीट करिएगा। न्यू पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर डैश न्यू भाऊर डेडिकेटेड फ्रेड कोरी। क्या हुआ सपना, कुछ पूछ रहे हैं? जी सर, फिर से रिपीट कर दीजिए, इसके बाद डैश के बाद सर न्यू भाऊर डेडिकेटेड फ्रेड कॉरिडोर परियोजना। ठीक है, इसके बारे में लिखिएगा। देखिए जीएस थर्ड का यूपीएससी यूपीपीसीएस देना चाहेंगे तो जीएस थर्ड पेपर का रहेगा। वैसे अर्थव्यवस्था से संबंधित मामला है तो जाहिर सी बात है बीपीएससी का सेकंड पेपर में भी आ सकता है और बीपीएससी जीएस फर्स्ट पेपर में भी आ सकता है, क्योंकि करंट का टॉपिक है तो फर्स्ट पेपर में निकल जाएगा। इकोनॉमिक्स का टॉपिक है सेकंड पेपर में निकल जाएगा, नहीं है ना? तो लिख लो। प्रधानमंत्री द्वारा 18 दिसंबर को इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, इसका उद्घाटन किया गया है। लिखिएगा, यह परियोजना ईस्टर्न कोलफील्ड है। सेंट्रल कोलफील्ड्स, भारत कोकिंग कोलफील्ड्स और झारखंड तथा पश्चिम बंगाल के नॉर्दर्न कोलफील्ड के प्रमुख कोयला खान क्षेत्रों से कोयला परिवहन करने वाली
ट्रेनों को तीव्रता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया। ठीक है, हो गया भैया। पॉइंट लिखिएगा। इसके शुरू होने से उत्तरी भारत के बिजली घरों में निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करने में मदद मिलेगी तथा बिजली घरों की भंडारण लागत में कमी आएगी। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करने में मदद मिलेगी और बिजली घरों की भंडारण लागत में कमी आएगी। साथ ही झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा के इस्पात संयंत्र से लेकर उत्तरी भारत के उपभोग केंद्रों तक माल ढुलाई में तेजी आएगी। ठीक है, ओके। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। साथ ही झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा के इस्पात संयंत्रों से लेकर उत्तरी भारत के उपभोग केंद्रों तक माल ढुलाई में तीव्रता आएगी। ठीक है, देखिए अब इसकी वजह से क्या हो जाएगा ना, गाड़ियों की जो औसत गति हो जाएगी, लिखने की जरूरत नहीं, ऐसे समझ लो, गाड़ियों की औसत गति 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी और ज्यादा तक मतलब कितने हद तक, लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गाड़ियां चलाई जा सकेंगी इस पे। ठीक है, ये इसकी क्षमता है पूरी की पूरी गाड़ी चलाने की। इसके अलावा क्या है इसमें, आत्मनिर्भर, लिख लो इसको। आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के मद्देनजर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक स्थानीय उद्योगों की बेहतर पहुंच संभव होगी। क्या हुआ सपना? ठीक है। अच्छा ठीक है, संभव होगी। ठीक है, अभी ये समझ में आ रहा होगा, ये तो हम कोयला हमेशा बतिया रहे हैं, कोयला का बात कर रहे हैं, बिजली की बात कर रहे हैं, लोहा की बात कर रहे हैं, तो क्या लोहा खाएंगे थोड़ी ना हम लोग, है ना भैया, खाना पीना भी तो खाते हैं, तो खेती ओती को भी फायदा होगा ना। हो सकता है दिमाग में यही आए कि सर तो मालगाड़ी रटे पड़े थे, कोयला रटे थे, तो खेती किसानी का बात आ रही है। हो सकता है आपके दिमाग में ऐसा आ जाए, तो लिख लो, इससे कृषि खाद्य प्रसंस्करण MSME और हस्तशिल्प सपना कुछ छूट गया आपका? बोल दी। बेटा आवाज नहीं आ रही है आपकी। इससे कृषि खाद्य प्रसंस्करण MSME और हस्तशिल्प उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा
साथ ही एक्सप्रेस और यात्री गाड़ियों की समय लागत में कमी आएगी। ये भी लिख लो, ये भी इसका फायदा रहेगा। ठीक है, इस परियोजना के बारे में लिख लीजिए थोड़ा। तो परियोजना के बारे में लिखिएगा, मालगाड़ियों के लिए स्वतंत्र परियोजना है। ठीक है, दूसरा लिखिएगा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, डीएफसी का फुल फॉर्म याद रखना आप लोग। ठीक है, इस पर करीब 1.5 किलोमीटर लंबी, इस पर करीब 1.5 किलोमीटर लंबी और 2 मंजिला मालगाड़ी को अधिकतम 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाया जाएगा। ठीक है ना। अगला पॉइंट लिखिएगा, माल वाहन क्षमता दोगुना होगा, दोगुना से ज्यादा। ऑपरेटिंग खर्च कम। ठीक है, और लिखिएगा, ठीक है। अब एक काम करिएगा, अंतर लिखिएगा सामान्य ट्रैक और डीएफसी, सामान्य ट्रैक और डीएफसी में अंतर। लिखिएगा, एक तरफ लिखिए सामान्य और दूसरी तरफ लिख दीजिए डीएफसी। एक तरफ सामान्य और दूसरी तरफ डीएफसी लिख दीजिए। अंतर बताना है दोनों में, अंतर भी याद रखो सब लोग। सामान्य में लिखिएगा औसत रफ्तार 35 से 40 किलोमीटर, सामान्य वाले में लिखना है औसत रफ्तार 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और डीएफसी में 150 किलोमीटर हमने बता रखा है, अधिकतम 150 किलोमीटर तक जा सकता है। ठीक है, दूसरा लिखिएगा सामान्य में कंटेनर की ऊंचाई 4.6, कंटेनर की ऊंचाई 4.26 मीटर, 4.26 मीटर। डीएफसी में लिखना, डीएफसी में लिखिए 7.1 मीटर ऊंचा कंटेनर, डबल स्टैक रहेगा। सामान्य में लिखिएगा चौड़ाई, कंटेनर की चौड़ाई सामान्य की तरफ लिखिए 3.2 मीटर, 3.2 मीटर। डीएफसी पर लिखिएगा 3.66 मीटर, 3.66 मीटर। ठीक है, फिर लिखिएगा सामान्य ट्रैक पर, फिर से लिखिए सामान्य ट्रैक की तरफ लंबाई 700 मीटर, गाड़ी की लंबाई 700 मीटर होगी। और डीएफसी पे लिखिएगा 1500 मीटर। वासुकी जैसी गाड़ी जो चलने के लिए बनाई गई हमारे यहां माल ढोने के लिए,
वो कितनी लंबी है? करीब 1.5 से 2 किलोमीटर लंबी है ना? है ना? नहीं पता आप लोगों को? वासुकी बनाई गई है अपने यहाँ भारत में। हाँ, चलिएगा। अब लिखिएगा, सामान्य की तरफ लिखिए तो। अधिकतम 5400 टन माल ढोया जा सकता है। डीएफसी पर कितना ढोया जाएगा? तो अधिकतम 13,000 टन। ठीक है, हो गया। यस सर। ठीक है, अब रोक देते हैं हम, ठीक है ना? चलिए, ये देखिए एक प्रश्न दिए हैं, ये बताइएगा। ठीक है, अभी बंद कर देते हैं इसी पे, ठीक है, क्लास यहीं पर रोक देते हैं हम सब।